अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। एक बार तमाम दोस्त दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद आमीन या रब्बल आलमीन। जी जनाब, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दुनिया और आखिरत में बेशुमार कामयाबियों से नवाजे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा ही अहम है और अपनी जगह पर बड़ा ही हसास नौइयत का भी है कि बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते। और यकीन कीजिए कि हमारा तो बहुत सारे पेरेंट्स के साथ भी वो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के सिलसिले में, काउंसलिंग के सिलसिले में वो रब्ता रहता है, कॉन्टेक्ट्स रहते हैं। तो ये एक बड़ा ही बर्निंग टॉपिक है जो पूछते हैं, जो हमारे बच्चे हमारी बात ही नहीं मानते, हम क्या करें जी। तो आज का टॉपिक ही यही है और इंशाल्लाह हमारा जो सेशन है उसकी तरतीब कुछ इस तरह से होगी कि इस वक्त जो है ये आप हमें देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक सेशन हमारा चल रहा है। तो ये पहले ये सेशन हमारा होगा, उसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसे 40 to 45 मिनट्स में इसे कंक्लूड कर देंगे। उसमें मेन पॉइंट्स जो होंगे कि बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते, और पहले हम ये देखेंगे हर एक में कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते, किस तरह से नहीं मानते या कौन से काम है जो ख़राब होते हैं, और उन्हें फिर साथ ही एक स्ट्रेटजी आएगी कि हम उनसे रिज़ॉल्व किस तरह से कर सकते हैं, उस मसले को हल कैसे कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपके सामने जब रख दिए जाएंगे उसके बाद फिर जूम पे हमारा जो है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा लाइव इंशाल्लाह। तो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा वो जो व्हाट्सएप हमारा ग्रुप है, जो मेन ग्रुप है, उसमें भी उसका लिंक शेयर हो जाएगा। तो आप वहाँ से हमें जूम पे ज्वाइन करके हमसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं इंशाल्लाह। और वो जो जूम का लिंक होगा वो एक्चुअली वो सिर्फ तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए एक्टिव होगा, और जब हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो 15 से 20 मिनट के लिए वो एक्टिव होगा, उसमें क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, और उसके बाद मामला जो है वो जो लिंक है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि उसे वो एक्सपायर हो जाएगा या उसे हम डिलीट कर देंगे, उसकी जगह पे नेक्स्ट कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एक और चीज़ जो आपको इंशाल्लाह इससे मिलेगी वो ये है कि हमारी ये जो रिकॉर्डिंग है ये यूट्यूब पर भी इंशाल्लाह आ जाएगी। और मज़ीद ये है कि आपको जो वर्कशीट्स है ना, हमारा एक स्टाइल है कि हम जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं, जो फ्री वेबिनार्स भी करते हैं, फिर हम उसके कुछ ना कुछ टू डू लिस्ट देते हैं जो कि हमारी वर्कशीट की शक्ल में होती है। वो इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। और इस पूरे सेशन के जो नोट्स होंगे इंशाल्लाह वो भी पॉइंट्स की शक्ल में आपको यहीं पर डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक के तौर पे मिल जाएंगे PDF फॉर्म में इंशाल्लाह, ताकि फ्यूचर में आप मज़ीद उसे दोबारा से रिफ़्रेश करना चाहें अपने माइंड में तो आप इजीली कर सकें। तो चलें हम अल्लाह ताला का नाम लेके बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है कि बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते। हम पहले ये देखते हैं कि ये चीज़ें आती बच्चों में कहाँ से हैं, और उसके बाद एक एक करके हम इनसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है ना कि जब वालिदैन की तरफ से टू मच ऑब्जेक्शंस आना शुरू हो जाएं या टू मच रिलैक्सेशंस हो जाएं। मिसाल के तौर पे ऑब्जेक्शंस की शक्ल क्या हो सकती है? बच्चे को हर बात पे रोकना शुरू कर देना, बेटा ये नहीं करना आपने, बेटा ये खाना नहीं है आपने, ये पहनना नहीं है, ये नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आनी शुरू हो जाएंगी तो बच्चे हमारी बात को इम्पोर्टेंस उस तरह से नहीं देंगे, और उसका नेचुरल रिजल्ट क्या निकलेगा? बच्चे को ये फील होगा कि भाई हमारी हर बात पे ही जब ऑब्जेक्शन आना है तो फिर इसका मतलब है जो भी करना है अपने सर पे करना है, चाहे इन्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, भाई हमने करना है तो बस फिर करना है। क्यों? इनसे अगर इजाज़त लेंगे तो अब्बा जी ने तो इजाज़त देनी ही नहीं है, और अम्मा जी ने भी हमें हर बात पे मना करना है। तो बच्चे के जहन में एक चीज़ बैठ चुकी होती है कि भाई करना है तो बस जैसे जी आएगा वैसे ही करना है, क्योंकि इनकी तरफ से और पॉजिटिव चांस है ही कोई नहीं कि ये हमारी बात को ओके करें। अच्छा, इसका मतलब है कि इसमें हमारा काफ़ी हद तक अपना कसूर होता है जब हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। अच्छा, ये दूसरी ऑप्शन होती है कि जब हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देते हैं बच्चों को। मिसाल के तौर पे बहुत सारे जो मॉडर्न जहन के जो वालिदैन हैं उनका ये ख्याल होता है कि भाई बच्चों को किसी भी चीज़ से मना नहीं करना चाहिए, और बच्चे जो करते हैं उन्हें करने दें। अगर बार बार रोकेंगे तो उनके जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल डिस्टर्ब होगा, उनके सेल्फ रिलायंस उनमें नहीं रहेगी, वो शाये हो जाएंगे, कन्फ्यूज़ होंगे। ये दूसरी एक्सट्रीम है।
यानी कि एक एक्सट्रीम तो हर चीज़ पे ही मना करना, दूसरी एक्सट्रीम किसी भी चीज़ से मना ना करना, ये दोनों ही फैटल हैं, दोनों ही ख़तरनाक है। तो हमने करना क्या है, हमने कोई ना कोई प्रिंसिपल्स सेट करने कि भाई ये चीज़ इस वक्त ऐसे ही होगी। फॉर एग्जांपल खाना खाने का टाइम है तो हमने मिलके खाना खाना, तो इसमें प्रिंसिपल सेट हो जाए, बात खत्म हो जाए। और जो भी प्रिंसिपल बना दिया जाए उसे फिर सब फॉलो करेंगे। और उसमें सबसे पहले जो मेरी बड़ी फोर्सफुली जो मेरी गुजारिश है वो ये है कि वालिदैन उसे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हम बीइंग पेरेंट्स हमारा ये ख्याल होता है कि ये सारी चीज़ें तो बच्चों के करने वाली हैं। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। असल कॉन्सेप्ट ये है कि पेरेंटिंग का जो आउटकम होना चाहिए, वो मैं जो अक्सर बात करता हूँ ना कि वो बच्चों को समझा देना नहीं बल्कि बच्चों को समझ जाना होना चाहिए। एक्चुअली ये है पेरेंटिंग का आउटकम, कि हम बच्चों को समझ जाएं कि एक्चुअली बच्चे जो हैं वो किस तरह से सोचते हैं, उनकी साइकोलॉजी किस तरह से वर्क करती है, हमें उन्हें किस तरह से अंडरस्टैंड करना है ताकि हम उन्हें प्रॉपर वे में डील भी कर सकें। तो पहले जैसे मैंने अर्ज़ ये किया कि जब बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस या रिलैक्सेशन से बचें, मिड एक जो है बैलेंस्ड वे अपनाएं, जिसे कि सिरात मुस्तकीम भी कहा गया है कुरान पाक में, कि एक एतदाल वाला रास्ता, मियाना रवि वाला रास्ता, कि जहाँ पर बच्चों को एक बाउंड्रीज आपने सेट की हुई हैं, उसके अंदर बच्चे को ऑटोनॉमी आप दे सकते हैं। उसमें बच्चे को बार बार आप मना ना करें, बस ठीक है प्रिंसिपल सेट हुए हैं उन पे आप भी चलें, बच्चों को भी चलाएं इंशाल्लाह। सेकंड पॉइंट है हमारा वो है कि फादर एंड मदर मस्ट बी ऑन द सेम पेज। देखिए जो बड़ी ही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है कि जब बच्चे ये देखते हैं कि अम्मा जी ने हमें एक बात कही और बच्चे का जी नहीं चाहता फॉर एग्जांपल वो मानने को, तो वो अब्बा जी को इन्वॉल्व करते हैं और अब्बा जी कह देते हैं चलो कोई गल नहीं यार मैं तेरी मांग समझा लांगा आप कर लो। ये इंतहाई ख़तरनाक रवैया है। अच्छा सेम वे अगर अब्बा जी ने कोई बात कर दी है और वो बच्चे जो हैं वो अम्मा जी के पास चले जाते हैं, या अम्मा जी खुद ही कह देते हैं चले कोई बात नहीं मुन्ने के बाबा खैर है फिर क्या हुआ, चले जी अब एक ही तो बेटा आपको अल्लाह ताला ने दिया है। या दूसरी तरफ आ जाता है जी एक ही तो बेटी है, ये बेटियां तो होती पराए घर की हैं, तो जनाब आप प्लीज़ इनकी बात मान लिया करें, कोई बात नहीं मान। अच्छा ये क्या होता है, इससे बच्चे फिर मैनिपुलेट करना सीख जाते हैं। यकीन कीजिए ये इतना ख़तरनाक है बच्चे के लिए। बच्चा साइकोलॉजिकली जो है, मैंने जितने भी साइकोलॉजी को स्टडी किया है तो उसमें तो ये समझ लें खुलासे के तौर पर एक चीज़ सामने आती है, स्पेशली मैं चाइल्ड साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, कि जब बच्चे के सामने एक तरफ से एक ऑर्डर आ रहा है और दूसरी तरफ से उसी ऑर्डर को चैलेंज कर दिया जाता है, तो बच्चा या तो मैनिपुलेट करना सीख जाएगा या बच्चा अपने तौर पे एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी वाला हो जाएगा। उसे एक्चुअली समझ नहीं आएगी कि सही क्या है। उसे लगेगा कि जहाँ अपनी मर्जी है ना उसे मनवाने के लिए अगर अब्बा जी नहीं माने तो अम्मा जी ने मान ही जाना है। तो उनके पास सही और गलत की पहचान ही नहीं रहती। क्यों? जो भी उनका जी चाहता है वो जनाब अम्मा नहीं मानेंगी तो अब्बा जी मान जाएंगे, अब्बा जी नहीं मानेंगे तो अम्मा जी मनवा लेंगे खुद ही। तो ये बच्चे की पर्सनैलिटी को तबाह करने वाली चीज़ है। तो प्लीज़ जो पेरेंट्स हैं उन्हें सेम पेज पे होना चाहिए। अगर वालिद साहब की तरफ से कोई डिसीजन हो गया कि ये काम ऐसे करना है या ऐसे नहीं करना, फिर वालदा किसी सूरत में उस बात पे चैलेंज ना करें, ना ही उस पर किसी किस्म का कोई आर्गुमेंट दें। बस यही है कि भाई अब तो आपके बाबा ने कह दिया है, अब तो भाई ऐसे ही करना पड़ेगा, या आप अपने बाबा से बात करें जाके, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। सेम वे अगर वालदा ने कोई स्टेप लिया है तो वहाँ पर फिर वालिद साहब को स्टैंड लेना पड़ेगा उनकी फेवर में, वरना बच्चा जो है वो मैनिपुलेट करना सीखेगा, कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी वाला हो जाएगा। तो हमने इन चीज़ों को बड़ा सोच समझ के लेना है। अच्छा अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है एक डिसीजन लिया गया तो उस डिसीजन को खुद ही चेंज करना महसूस होता है कि यार ये डिसीजन ठीक नहीं है। अब बजाय इसके कि अब्बा जी के डिसीजन को अम्मा जी ठीक करने की कोशिश करें, अब्बा जी खुद ही उसे दोबारा से कंपनसेट कर दें या उसे चेंज कर दें, या कह सकते हैं कि अच्छा बेटा पहले ज़रा मुझे गुस्सा आ गया था, चलें अभी जो है ना अभी आपको ये वाला चांस हम दे देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप ज़रा केयरफुल रहिएगा। आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपने अपना डिसीजन चेंज करना है तो वही चेंज करेगा जिसने डिसीजन लिया है, दूसरा नहीं चेंज करेगा। सेम वे अगर अम्मा जी ने कोई डिसीजन लिया है तो वो खुद ही चेंज करेंगे। और अगर आपको महसूस होता है कि अम्मा जी का डिसीजन या अब्बा जी का डिसीजन जो है यानी कि वो दुरुस्त नहीं है, तो फिर बच्चों के सामने आपस में डिस्कस ना कीजिए प्लीज़। बच्चों के सामने उसी पे स्टैंड लिए रखें और उसके बाद जब बच्चे साइड पे हो जाएं या खुद साइड पर हो जाएं, उस वक्त आराम से बैठकर उस चीज़ को डिस्कस करके तो फिर वही जिसने डिसीजन लिया था वही उसे कंपनसेट करे या उसके लिए कोई बेटर डिसीजन जो है लेकर आए। अगर डिसीजन को चेंज करना लाजमी है तो वही करेगा जिसने डिसीजन लिया था। ये दूसरा पॉइंट आ गया जनाब हमारे पास। अच्छा पेरेंट्स के हवाले से एक तीसरा पॉइंट भी बड़ा अहम है, वो है कि
जब मियाँ बीवी यानी कि अब्बा जी और अम्मा जी जब एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, जब वो एक दूसरे की बात को मानेंगे, जब फॉर एग्जांपल अब्बा जी ने अम्मा जी को बुलाया है और अम्मा जी बैठी हुई हैं या शायद खुदा ना ख्वासा कोई ड्रामा देखा जा रहा है या कोई सोशल मीडिया पे बिजी हैं और वो बार बार ये कह रही है अच्छा मैं आती हूँ, अच्छा बस 5 मिनट, बस 2 मिनट, बस 1 मिनट में अभी आई अभी आई। अब ये बच्चों में ये चीज़ इनडायरेक्टली जा रही होती है, तो बच्चे को पता चल जाता है कोई बात नहीं, पहली बात पे बात मानना ज़रूरी नहीं है। तो ये इनडायरेक्ट मैसेजेस होते हैं जो कि बच्चे इन चीज़ों को इसी तरह से अंडरस्टैंड कर जाते हैं और उनके समझ लें कि सबकॉन्शियसली उनके बिहेवियर्स का हिस्सा बन जाता है। तो प्लीज़ ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर कोई ऐसा डिसीजन है जो कि अब्बा जी कहते हैं अम्मा जान को, यानी कि जो वालिद साहब हैं उन्होंने अम्मा जी को ये कहा कि आप ये वाला काम इस तरह से कर लें, तो प्लीज़ इसे कोशिश कीजिए कि फर्स्ट अटैम्प्ट पे कर लें। बच्चों में यही चीज़ आएगी कि भाई जब कह दिया जाए तो उसे फ़ौरन करना होता है। अच्छा, ये दूसरी चीज़, अगर अम्मा जी ने कोई ऐसी बात कह दी है अब्बा जान को कि फॉर एग्जांपल अब्बा जान ने कहा था कि ठीक है जी मैं आपका जो फ़लाँ जो चीज़ है जो भी सौदा सल्फ है वो मैं ले आऊँगा या फ़लाँ काम जो है मैं इस वक्त कर लूँगा, वो टाइम भी हो गया है और अम्मा जान बार बार कही जा रही हैं कि मुन्ने के अब्बा ये कर लें प्लीज़, आपने कहा था कि ये कर लेंगे। अब वो अगर डिले कर रहे हैं तो ये भी उतना ही ख़तरनाक है। तो ज़हन में रखिएगा कि ये बात मानना सिर्फ़ और सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं है, बीवी की जिम्मेदारी नहीं है। बहुत सारे मामलात में बात मानना अब्बा जी की भी जिम्मेदारी हो जाती है, यानी कि शौहर जो है उनकी भी जिम्मेदारी है। तो मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात, वो आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट कितनी देते हैं, एक दूसरे की बात को इम्पोर्टेंस कितनी देते हैं और एक दूसरे की बात को कितनी देर में मानते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे की पर्सनैलिटी पर असरअंदाज हो रही होती हैं। आपको नहीं पता चलता, बाज़-औक़ात मुझे नहीं पता चलता, लेकिन बच्चे हर चीज़ जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। और अगर मैं बॉटम लाइन आपको बताऊं वो ये है कि बच्चे सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट से सीखते हैं और एनवायरनमेंट में भी सबसे ज़्यादा इमीडिएट एनवायरनमेंट से सीखते हैं। यानी कि इमीडिएट एनवायरनमेंट से क्या मुराद है कि ये जो डायरेक्टली माँ बाप जो सबसे पहले बच्चों के एक्सपोजर में आते हैं तो उनसे बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं, उन्हें एज अ रोल मॉडल ट्रीट कर रहे होते हैं। तो जो उनका बिहेवियर देखते हैं बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वही बिहेवियर बच्चों का भी होगा। अच्छा, नेक्स्ट है जी, ये 3 पॉइंट हो गए हमारे पास। पहला पॉइंट था ना तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन ही दे दें, बल्कि बैलेंस वे होना चाहिए और उसके लिए कोई ना कोई सेट पॉलिसीज़ होनी चाहिए और उसी पर पेरेंट्स खुद भी फॉलो करें उन्हें। दूसरा पॉइंट था कि फादर एंड मदर मस्ट बी ऑन द सेम पेज, कि अगर वालिद साहब ने कोई डिसीजन ले लिया है तो वालिदा उन्हें चैलेंज नहीं करेंगी। अगर वालिदा साहबा की तरफ से कोई डिसीजन आ गया बच्चों के लिए तो फिर वालिद साहब ने डिसीजन उसे चैलेंज नहीं करेंगे और आपस में क्या करेंगे, आपस में अगर उन्हें कोई चीज़ डिस्कस करनी है तो अलहदा से करेंगे और अगर डिसीजन को चेंज करने की ज़रूरत है तो जिसने डिसीजन लिया वही चेंज करेगा और उसके कोई लॉजिक वगैरह कोई अच्छे लाइटर मोड में उसे चेंज करेंगे, बजाय इसके कि डिसीजन लेने वाला एक है और चेंज उसे दूसरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमने ये देखा कि पेरेंट्स जो हैं उन्हें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि बच्चे रिस्पेक्ट करें। आपस में एक दूसरे की ओपिनियंस को वैल्यू दें अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपकी बात को वैल्यू दें। बल्कि इसके हवाले से एक बड़ा फनी चीज़ सामने याद आ गई मुझे कि एक बार ऐसा हुआ कि एक बंदा बात कर रहा था, कहते जी जब अब्बा जान बच्चों के सामने अम्मा जी को उनकी औकात याद दिलाने की कोशिश करते हैं और वो जो अम्मा जान हैं और वो अब्बा जी को उनकी औकात याद दिलाने की कोशिश करती हैं और बच्चे देख रहे होते हैं तो बच्चों को दोनों की औकात का पता चल जाता है। तो खुदारा ये गलती ना कीजिए कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे की बात जो है उन्हें कोशिश करें फर्स्ट अटेम्प्ट में माने या जो भी है उसे बच्चों के सामने बार बार दोहराने की नौबत ना आए। ठीक हो जी, 3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। फोर्थ पॉइंट है कि कोशिश करें कि बच्चों को थोड़ी सी ना ऑटोनॉमी देने की कोशिश करें और बच्चों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें, उनकी ओपिनियन को और उनकी किसी भी तरह की फीडबैक को इम्पोर्टेंस दें। यकीन कीजिए जब आप बच्चे को इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे तो बच्चे को ये एहसास होगा कि हमारी बात सिर्फ रिजेक्ट करने के काबिल ही नहीं होती, बल्कि हमारी बहुत सारी बातों में अम्मा जान और अब्बा जान हमें हमसे मशवरे लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारी बात में वज़न है, इसका मतलब है हमारी अहमियत है
अम्मा जान और अब्बा जान की नज़र में हमारी बातों की अहमियत है। तो जब बच्चे इस तरह से समझते हैं कि उन्हें अपनी अहमियत का एहसास होता है तो फिर वो वालिदैन की बातों को भी उतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं। अगर आप बच्चे की हर बात को इग्नोर कर रहे हैं और बच्चे को बच्चा ही समझते जा रहे हैं और बच्चे के तौर पर ही ट्रीट करते चले जा रहे हैं, और खैर है ये तो बच्चा है, इसकी कौन सी बात है, आप बात करें जी, या जनाब बच्चे ने ज़रा सी बात की, ओए चुप कर, तेने नहीं पता बड्डे गल कर रहे थे, तो ये बिल्कुल ख़तरनाक रवैया बच्चे के लिए गलत है, क्योंकि बच्चा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। इससे बच्चे को एहसास होता है कि शायद मेरी बातों की कोई वक़्त ही नहीं है, शायद मैं कोई अच्छी बात कर ही नहीं सकता। तो ये इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए। बच्चों को अगर आप चाहते हैं वो टाइम पे ज़हनी तौर पे भी मैच्योर हों तो प्लीज़ उसके लिए क्या करें, बच्चों की बातों को इम्पोर्टेंस दें, बच्चों से मशवरे लें। बल्कि पंजाबी की एक बात मुझे याद आ गई, वो कहा करते हैं ना कि जदों अब्बा जी दी जुत्ती मुंडे नूं यानी कि बेटे के पैर च पूरी आन लग पे, फिर अब्बा जी नूं पीछे हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हर चीज़ पे बेटे को छोड़ दें, भाई अब जो भी करना है तुमने करना, नो। इसका मतलब है वो नौबत आने तक कि अब्बा जी का जूता बेटे के पाँव में पूरा आ जाए, उस नौबत के आने तक बच्चे को आपने इस काबिल कर देना है कि वो अब्बा जी के बिहाफ पे डिसीजन लेने के काबिल हो जाए। और वो कैसे करना है, बच्चे को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करेंगे तो होगा। बच्चे को बहुत सारे मामलात में उसे ऑटोनॉमी देंगे, उसे जनाब आज़ादी देंगे तो होगा कि बच्चे को कहें अच्छा बेटा फलां घर की ग्रॉसरी लानी है तो कितनी आनी चाहिए, उसे कुछ पता नहीं है, लेकिन इन्वॉल्व करें, डिस्कस करें, मशवरे लें। अच्छा बेटा गाड़ी का काम करवाना है, कहाँ से करवाना चाहिए, ये सारे मैकेनिक हैं आपके ख्याल में कहाँ से करवाना चाहिए, बच्चे को नहीं पता, बच्चे से डिस्कस करें, मशवरा करें, भाई ये शॉप्स हैं आपके ख्याल में किस मैकेनिक के पास जाएं, और फलां मैकेनिक जो उसकी ये एक्सपर्टीज़ हैं वगैरह वगैरह, इस तरह से बात किया जा सकती है। तो बच्चे को कोशिश करें, बच्चे को लीडिंग पोजीशन में लेकर आएँ अगर आप चाहते हैं बच्चा टाइम पर मैच्योर हो जाए। और बदकिस्मती ये है कि वालिदैन की तरफ से ये बहुत बड़ी गलती दिखने में आई है कि जब वो बच्चे को टाइमली डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होने देते, अपने जो मैच्योर मैटर्स हैं उनमें नहीं उनसे मशवरे नहीं करते और बच्चों को बिल्कुल उन एरियाज़ में आने ही नहीं देते, कोई डिसीजन मेकिंग का कोई ज़रा भी उन्हें मौका नहीं देते, नतीजा क्या निकलता है, वो बच्चा फिर बच्चा ही रहता है, वो काका रहता है। हालांकि 30 साल का हो गया लेकिन वो बेचारा फिर भी काका ही है। वो हर बात अब्बा जी से पूछ के चलेगा और अब्बा जी को लगेगा माशाल्लाह मेरा बच्चा तो जनाब बड़ा ही समझदार है, बड़ा ओबीडियंट है, क्योंकि वो मुझसे हर बात पूछ के चलता है। सर बहुत माजरत के साथ आपने उस बच्चे को ज़हनी तौर पे अपाहज कर दिया है। क्यों कि वो जो चीज़ें उसे खुद से डिसीजन लेने के काबिल होना चाहिए था वो भी वो अम्मा जी से पूछ रहा है, वो अब्बा जी से पूछ रहा है। तो आप समझ रहे हैं जी बल्ले बल्ले बड़ा ओबीडियंट है। सर ओबीडियंस को इस तरह से ना, आपकी मेहरबानी इस तरह से मैयर ना करें। ओबीडियंस को मैयर करना है तो बच्चे को इतनी सेंस होनी चाहिए कि वालिदैन की हमने बात माननी है। वो किस वजह से माननी है, क्योंकि उनकी अल्लाह ताला ने उन्हें गॉड गिफ्टेड अथॉरिटी दी हुई है, जो इंशाल्लाह अगले पॉइंट्स में जाके डिस्कस करेंगे। तो आप ये चीज़ समझिए, अगर बच्चा हर बात आपकी मान रहा है, ये हमारा 5वां पॉइंट चल रहा है, यानी कि 4था पॉइंट था कि बच्चों को ऑटोनॉमी दें, और 5वां पॉइंट है कि अगर आप बच्चों से ये समझना शुरू कर दें कि बच्चा आपसे पूछ कर चल रहा है तो ये बड़ी कामयाबी है, तो ये कोई कामयाबी नहीं है। इसका मतलब ये है आपने बच्चे को इस काबिल नहीं होने दिया कि वो खुद से अपनी ज़िंदगी को लीड कर सके। तो मैं तो ऐसे यकीन कीजिए बातें हो ही नहीं सकती। यहाँ पे शादीशुदा बच्चा है और वो अब्बा जी से इजाज़त, अब्बा जी थोड़ी मेहरबानी उनमें जाके सो जावा तो जनाब वो इजाज़त ले रहे हैं कि जी अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये कर लूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये कर लूँ। हर काम पूछ के करना ये कोई अचीवमेंट नहीं है। इसका मतलब बच्चे में डिसीजन मेकिंग नहीं है। बच्चे में डिसीजन मेकिंग होती तो अब्बा जी को भी बहुत सारे मामलों में सजेस्ट कर सकता, तो अपनी बातों को उन्हें उसे पता होता कि कौन से डिसीजंस मैंने खुद से करने हैं, कौन से डिसीजंस हैं जिनमें मैंने मशवरा लेना है। हर काम पूछ के करना शुरू कर देंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है जी, 5वां पॉइंट हमारा हो गया। 6वां पॉइंट ये है कि बच्चों से हमारे ना बाज़ होती ही नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी कि जिसकी वजह से बच्चे हमारी बात नहीं मानते। मिसाल के तौर पे कहते हैं जी कि अम्मा जी क्या कहती हैं, मुन्ने दे अब्बा इन्हें तो गल ही नहीं ना मननी, इन दफ़ा करो दूसरे पुत्र को कह दो। अब इससे क्या होता है कि ये जब आप किसी भी एक बच्चे को नॉमिनेट कर दें कि इसने तो बात माननी नहीं है या इस बेटी ने तो बात माननी नहीं है, ये तो मेरी बात कभी सुनती नहीं है, और आप दूसरों में चर्चा कर रहे हैं कि ये जो मेरा बेटा ना पता नहीं किधर से चला गया, ए तो जनाब मेरी गल सुनना ही नहीं है। जब आप नेगेटिव एक्सपेक्ट करेंगे तो यकीन कीजिए बच्चे पॉजिटिव होंगे भी तो नेगेटिव हो जाएंगे। और अगर आपने बच्चों से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस लगानी शुरू कर दी
तब इंशाल्लाह चीज़ें मैनेज होना शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर बच्चा, मैं उनकी अब बात कर रहा हूँ जो बच्चे बात नहीं मानते, स्पेशली जो बिलखसूस बच्चे बात नहीं मानते, उन्हें डील करने का आइडियल वे ये है कि बच्चे को ये कहा जाए कि माशाल्लाह ये मेरा बेटा जो है ना ये मेरी बात मानता है, अच्छा बेटा ऐसा करे पानी का गिलास लेकर आए, कोई छोटा सा काम उसे क्या क्या देखिएगा और साथ में उसकी तारीफ़ कर दें थोड़ी सी, ये तो मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, और एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट करें हमेशा। अगर बच्चे से कोई नेगेटिव चीज़ हो जाए उसे ओवरलुक कर जाए, उसे नज़रअंदाज कर जाए, इग्नोर कर जाए, बजाय इसके कि उस पर शोर मचाना शुरू कर दें। नो, नेगेटिव चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखिए और पॉजिटिव चीज़ों को रीइंफोर्स करना और हाईलाइट करना सीखिए। नतीजा क्या निकलेगा, वही बच्चा जो आपकी बातें नहीं मान रहा था, आप देखिएगा जब जब उसने आपकी बात मानी, आपने उस इवेंट को हाईलाइट किया, आपने उस इवेंट की बेस पे कहा कि माशाल्लाह मेरा बेटा मेरी बात मानना शुरू हो गया है, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, उन चीज़ों को आप हाईलाइट करेंगे तो वही चीज़ें मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। और अगर खुदा ना खास्ता आपने नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करना शुरू कर दिया तो वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। और इस पर बड़ी ज़बरदस्त एक मुझे स्टडी याद आ गई कि पिग्मेलियन इफेक्ट के नाम से ना एक पूरा इंस्टीट्यूट मौजूद है, गालिबन अमेरिका में है, साइकोलॉजी का। अच्छा, उसमें क्या है, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट ये था कि क्लास के टॉपर 10 टॉपर बच्चे लिए और एक दूसरी क्लास में जाके टीचर को कहा कि जी ये हमारी क्लास के 10 नालायक तरीन स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, क्लास के उधर से फिर 10 नालायक तरीन स्टूडेंट्स लिए एक और क्लास से, तो वो जाके टीचर को कहा कि जी ये ना हमारी क्लास के 10 कामयाब तरीन 10 टॉपर्स हैं। और जनाब हुआ क्या, यानी कि जो एक्चुअल थी इस पोजीशन, जो एक्चुअल सिचुएशन थी दोनों की, वो बिल्कुल चेंज कर दी, इन्वर्स करके ऑपोजिट वे में बताई। तो फिर क्या हुआ, जब उन्होंने उस टीचर ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया, तो जब कोई 6 माह या साल तक उन्होंने पढ़ाया, तो उसके बाद जब रिजल्ट्स आए तो वो जिन टॉपर्स के बारे में कहा था कि ये 10 नालायक तरीन हैं, वो नालायक तरीन की कैटेगरी में जा चुके थे, और जिन नालायक तरीन को कहा था कि ये हमारी क्लास के 10 टॉपर्स हैं, वो टॉपर्स की पोजीशन में जा चुके थे। वजह क्या थी, टीचर ने उन्हें उसी तरह से डील करना शुरू कर दिया। और वहाँ से उन्होंने बताया कि आप जिस तरह से लोगों को डील करते हैं, लोग उस तरह से मॉडिफाई होते चले जाते हैं। अगर आप बच्चों को एक समझदार इंसान के तौर पे सिर्फ ट्रीट करना शुरू कर दें, उन्हें पॉजिटिव वे में डील करना शुरू कर दें, उनमें पॉजिटिविटी आ जाएगी। आप बच्चों को नेगेटिव वे में डील करना शुरू कर दें तो उनमें नेगेटिविटी आ जाएगी। मिसाल के तौर पे आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ भी बड़ा ऐसा होता है, मैं भी अक्सर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का मौका मिलता रहा है और कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह का भी सिलसिला रहा है, काउंसलिंग वगैरह के हवाले से भी। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि जो हमने देखा है कि ऐसा टीचर अगर उन्हें ये बताया जाता कि ये बच्चा जो है ये इंतहाई जनाब बदतमीज़ है, तो अब होता क्या है कि उस टीचर के साथ उसने चाहे बदतमीजी अभी तक की है या नहीं की, वो टीचर ने बदतमीजी शुरू कर दी उसके साथ। नतीजा क्या निकला, वो टीचर का उनके साथ मिसबिहेव करने के नतीजे में वो जो बच्चे हैं उन्होंने जब रिस्पॉन्स में उन्हें क्या किया, नेगेटिवली बिहेव किया, तो देखा उन्हें सही किया सी ये है ही बदतमीज। हालांकि होना क्या चाहिए था, अगर वो उनसे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस करते और पॉजिटिव वे में उन्हें डील करते, जो रिस्पेक्ट वो अपने लिए चाह रहे थे अगर बच्चों को देना शुरू कर देते तो बहुत मामला जो है वो चेंज हो जाता। वही बच्चे जो हैं वो बदतमीज़ बच्चे, इंतहाई तमीज़दार बच्चे बनते हुए देखे हैं, और इंतहाई तमीज़ वाले बच्चे बदतमीज़ी की समझ इंतहा तक जाते हुए देखे हैं, सिर्फ इस वजह से उन्हें डील ठीक तरह से नहीं किया गया। तो ये मेरी और आपकी ड्यूटी है बीइंग पेरेंट्स कि बच्चों से हमेशा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखें, और अगर कोई नेगेटिव मामला हो जाता है तो प्लीज़ उस वक्त डिस्कस ना करें, उसे इग्नोर करें। जब लाइटर मोड में बैठे हों उस वक्त आप बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक हो गया जनाब। तो ये हमारे पास आगे 6 पॉइंट्स। 7th पॉइंट है हमारे पास, दैट इज़ कि वी हैव ट्रेन्ड आवर चिल्ड्रन नॉट टू लिसन आ सॉफ्ट टॉक बट टू शाउट एंड येल। यानी कि क्या मतलब, ये हमने बच्चों को आमतौर पे ना खुद अपने हथी ट्रेन किया होता है किस चीज़ पे, कि वो हमारी बात पहली बात में माने ना। मिसाल के तौर पे हमने क्या करते हैं, बच्चे को जब प्यार से बात करते हैं, बेटा ये वाला काम कर दो, बच्चा नहीं करता, हम इजी रहते हैं, नो टेंशन। अच्छा फिर, अच्छा बेटा आपसे पहले भी कहा था प्लीज़ ये कर दो, फिर नहीं किया उसने बच्चे ने, फिर ईजी है, फिर कह रहे हैं। अच्छा अचानक और तेने सुनता नहीं, ये तुम क्या मसला है, समझ नहीं आ रही एक बात। अच्छा जब शाउट करेंगे तब बच्चा उठ के चला जाता है। तो हमने इनडायरेक्टली बच्चे को ये सिखा दिया है कि जब तक ये नौबत ना आए
कि अब्बा जी या तो जूती फाड़ लें या फिर वो गाली गलोच की हद तक आ जाएं या शाउट करने पे आ जाएं, गुस्से से ऊंची आवाज में बोलना शुरू करें, तब तक नहीं सुनना। ये आपको नहीं समझ नहीं आ रही, लेकिन एक्चुअली ये ऐसे ही हुआ है। बच्चे को हम खुद सिखा देते हैं कि जब तक चिल्लाया ना जाए तो आपने सुनना ही नहीं है। तो इसका आइडियल वे ये है, बच्चे को आदत डालें सॉफ्ट वे में बात को पहली अटेम्प्ट पे सुनने की। मिसाल के तौर पे आपने बच्चे को कहा कि बेटा मैंने आप प्लीज़ ये वाला काम कर लीजिए। अब आपने दूसरी बार नहीं कहना, उसी टोन में आपने दूसरी बार बस इतना कहना है, बेटा आपको मैंने कह दिया है तो क्या आपको बात की समझ नहीं आ रही कि आप ये कर लें प्लीज़। तो आप रिक्वेस्ट से कर सकते हैं, प्यार से कर सकते हैं, जैसे भी है, लेकिन आप कहें बेटा यू हैव टू डू इट, ये करना है आपको। तो शाउट वाली पोजीशन में ना जाए, बच्चे को सॉफ्ट टॉक में ही वो बात मनवाने की कोशिश करें और बार बार ना कहें, कोशिश करें आपने एक बार प्यार और मोहब्बत के साथ जो बात कर दी है वो उसी वे में सीखे, उसी चीज़ में आए, बजाय इसके कि आपके हाथ में जूता देखेगा तो फिर जाएगा। तो ये हमने बच्चों की खुद आदत जो है वो ख़राब कर रहे होते हैं। 7 पॉइंट हो गए हमारे। 8वां पॉइंट है कि कोशिश करेंगे बच्चे को, ये जो हमारा एक हमारी ना एक आदत है कि हम बच्चे को कोशिश करते हैं कि बच्चे एक बार ही कह देता है, मैं अच्छा मैंने दूसरी बार कह दी है, बस मैंने तीसरी बार कह देना तो बस फिर तीसरी बार कहना है तो साथ ही जूता या छड़ी या जो भी है या जैसे भी है या लथा तो जो भी है, ये सारी नेगेटिव चीज़ें। प्लीज़ बच्चे को, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, पहला काम तो ये करना है सॉफ्ट टॉक में बच्चे को बात मनवाने की उससे कोशिश करें, शाउट वाली पोजीशन में ना जाए। दूसरा ये कि बच्चे को बार बार काउंटिंग पे ना लेकर आए कि लो जी मैं एक बार ही कह दिया, 2 बार कह दिया, तीसरी बार अगर बात ना माने तो फिर देखना, तो इसका मतलब बच्चा फिर आपकी 2 बार बात को इग्नोर करना सीख जाएगा कि कोई बात नहीं। तीसरी जब बात आती है तब काम खराब होता है। या हम कहते हैं लो जी मैं 3 गिनने लगाऊं, 1 2 3 ते अल्लाह, फिर नो, ये रहा, ये जो तरीका था ये सही नहीं है। आइडियल वे क्या है कि बच्चे को आपने कह दिया तो आपने सिर्फ एक बार कहना है और ये 3 तक वाली पोजीशन में नहीं लेके जाना है बच्चे को। बच्चा खुद सीख जाएगा कि इसका मतलब है कि अभी कोई इतनी आखिर नहीं आई, अभी बात ना भी माने तो काम चल जाएगा, दूसरी बार भी ना माने तो काम चल जाएगा। तो अगर तीसरी बार ना बात माने तो फिर काम खराब होगा। तो आप इस तरह ना करें, सिर्फ एक बार कहें और एक बार कहकर ही बच्चे को मनवाएं वो वाली बात। और उसके साथ आप एक और काम कर सकते हैं, आप रूल ऑफ पनिशमेंट सेट कर सकते हैं कि बेटा अगर आपने ये वाली बात ना की, मैंने दूसरी बार नहीं कहना, अगर आपने ये वाला काम ना किया तो फिर ये काम हो जाना है। मिसाल के तौर पे बेटा अगर आपने सेल फोन छोड़ा ना, क्योंकि टाइम हो चुका है हमारे सेल फोन छोड़ने का, 9 बजे का हमने डिसाइड किया है कि सेल फोन को दोबारा नहीं छेड़ना। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पॉलिसी इस तरह की सेट की हुई है, रूल्स सेट किए हुए हैं, तो आप उसे तय कर दें कि बेटा अगर आपने ना छोड़ा तो फिर अगले दिन आपको सारा दिन इसमें सेल नहीं मिलेगा, तो फिर अगले दिन वाकई ना दें। ये है पनिशमेंट का रूल बनाएं कि आपने बच्चे को ये बावर करवाना है कि अगर मैंने ये काम इस तरह से ना किया तो बच्चे को पता होना चाहिए कि फिर काम बड़ा ख़राब हो जाना है। तो वो फिर उसे नज़र आया कि काम ख़राब हो चुका है, तो फिर उस पर आपने किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मिसाल के तौर पर बाज़ बात ये भी हो सकता है, बेटा अगर आपने होमवर्क अपना वो जो समर वेकेशन अगर वो नहीं की, या कोई और काम है जो भी आप कह रहे हैं बच्चों को, कोई प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं किए, तो बेटा फिर हम इस बार जो है ना छुट्टियों पर हम वो जो है ना आउटिंग पर नहीं जा रहे, हम इस बार जहाँ फिर स्वात नहीं जा रहे, हम नारायण का आगान नहीं जा रहे। तो फिर अगर बच्चे ने नहीं किया तो फिर खुदारा हरगिज़ ना जाएं। फिर ये नहीं होना चाहिए कि अम्मा जी सामने चलो कोई गल नहीं बेटा, अब्बा जी मुन्ने दे अब्बा खैर है, फिर क्या हुआ, एक बार जो है ना इसे मौका दे दें, नो फिर नहीं। तो प्लीज़ ये स्टैंड लेना सीखें। बच्चे को प्रिंसिपल सेंटर्ड होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वाली स्ट्रैटेजी। तो आप उसके लिए प्रिंसिपल्स सेट कर सकते हैं। तो अब तक हमारे कितने पॉइंट्स हो चुके हैं। सबसे पहला था ना तो टू मच बच्चे को रिलैक्सेशंस दें, ना टू मच बच्चे को ऑब्जेक्शंस लगाएं, एक बैलेंस्ड वे हो, पॉलिसी सेट करें, खुद भी उन पॉलिसीज़ पे अमल करें। दूसरा था वालिदैन को एक सेम पेज पे होना चाहिए, अब्बा जी के डिसीजन को अम्मा जी चैलेंज नहीं करेंगी, अम्मा जी के डिसीजन को अब्बा जी चैलेंज नहीं करेंगे, और अगर डिसीजन को चेंज करने की नौबत आती है तो वही चेंज करेगा जिन्होंने डिसीजन किया था। तीसरा पॉइंट था वालिदैन जो है वो कोशिश करें वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें और एक दूसरे की बात को मानें।
अगर अब्बा जी ने कुछ कोई बात अम्मा जी से कही है तो उनका फ़र्ज़ बनता है फौरी तौर पे बात को माने, बार बार उसे जो है ना ऐसी बिला वजह जो है उसे टाइम ना देते हैं, अभी करती हूँ 2 मिनट 5 मिनट नो, अगर फ्री बैठे तो उसे फ़ौरन करें या टाइम ले लें, ये कह के अच्छा मैं जी हंडिया बनाकर उसके बाद ये वाला काम कर देती हूँ, मैं जनाब ये कुकिंग करके फिर मैं ये वाला काम कर लेती हूँ, तो उस वे में समझ में आता है। तो अब्बा जी फिर कहे चले ठीक है इसके बाद आप ये वाला काम कर लीजिएगा, बजाय इसके वो क्या मैं करती हूँ तो आप कहें अब नहीं कर वो क्या अभी नहीं करना दो, या अब्बा जी ने कोई काम करना है अम्मा जी ने कुछ कहा है तो उन्हें चाहिए फौरी तौर पे बात को फॉलो करें, माने, ताकि बच्चे जो है कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। और चौथा पॉइंट था हमारे पास, बच्चों को ऑटोनॉमी देने की कोशिश करें, बच्चों को फेवर दें इस वाले से कि बच्चे की बात को इम्पोर्टेंस दें, बच्चे को ये एहसास हो कि हमारी हर बात को रिजेक्ट नहीं किया जाता, हमें हमारी बातों को अहमियत दी जाती है, बच्चों को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करें, बच्चों की बात को इम्पोर्टेंस देंगे, बच्चे में सेल्फ रिलायंस आएगा, जब बच्चे में सेल्फ रिलायंस आएगा तो बच्चा जो है खुद ब खुद जो है वो फिर अब्बा जी की बात को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देगा, अम्मा जी की बात को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देगा जब आप बच्चे की बात को इम्पोर्टेंस देंगे। और पांचवा पॉइंट था हमारे पास कि अगर हर वक्त जो है बच्चे से ये उम्मीद ना रखिए कि वो हर बात जो है ना आपकी एज इट इज़ मानना शुरू कर दे, बल्कि ये बिहेवियर दुरुस्त नहीं है। अगर कोई बच्चा हर बात आपसे पूछ पूछ के कर रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे में डिसीजन मेकिंग पावर अभी डेवलप नहीं हुई। तो बल्कि मुझे यहाँ पे एक और बात याद आ गई कि मेरे एक हमारी फैमिली में ना बुजुर्ग थे, तो उनके 4 बेटे थे, 4 बेटे, तो उनमें से एक बेटा जो था ना वो जहनी तौर पे थोड़ा सा उनके साथ मामला था कि वो यानी कि मेंटल था इशू उनके साथ थोड़ा सा, कि वो पॉजिटिव उस तरह से डिसीजन मेकिंग के काबिल भी नहीं थे, तो यानी कि बचकाना बिल्कुल जहन, हालांकि एज जो है वो 40 साल की हो चुकी थी। अच्छा वो बुजुर्ग क्या कहा करते थे, बुजुर्ग क्या कहा करते थे, ए सारे मुंडिया दे विचों ना सब तो समझदार है मेरा ऐला मुंडा है। अच्छा वो पता क्यों कहते थे, क्योंकि ऐदे लोग कभी कोई अलामा ही नहीं आया, इसे जो कहा जाता है ये फौरन मानता है। तो आप जरा तसव्वुर फरमाइए कि ये बात उन्हें लगता था ये सबसे ज्यादा समझदार है, क्यों, जो कहा जाता है वो फौरन मानता है और बाकी मानते नहीं है, लिहाजा वो पागल है, वो जाहल है। ये तो जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना ज्यादा जाहल है। तो ये आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि अगर आपका भी यही ख्याल है कि जो बात फौरन मानता है तो वही समझदार है, तो फिर हो सकता है कि उसमें कोई जहनी तौर पे डिसेबिलिटी पाई जाती हो जिसकी वजह से वो खुद से डिसीजन लेने के काबिल नहीं है। तो अगर कोई बच्चा हर बात पूछ पूछ के चलता है दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट वे। ठीक है जी, पांचवा पॉइंट हो गया हमारे पास। छठा पॉइंट था हमारा कि बच्चे से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू करें, बच्चे की जो नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें इग्नोर करें, यानी कि जो नेगेटिव बातें हैं उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करें, हाईलाइट ना करें, पॉजिटिव बातों को हाईलाइट करें और उन्हीं को बच्चे से एक्सपेक्ट भी पॉजिटिव करें। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि बच्चे को ये महसूस होगा कि मेरी कोई अच्छी बात है उसे प्रॉपरली जो है ना एक्नॉलेजमेंट मिलती है, तो बच्चा वो चीज़ें ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। तो ये छठा पॉइंट हो गया हमारा। सातवां पॉइंट हमारा ये था कि जी हम बच्चों को खुद से नेगेटिवली ट्रेन ना करें, यानी कि बच्चे को ऊंची आवाज़ में बोलेंगे तभी सुनेगा बच्चा, ये ना करें। सॉफ्ट टॉक में बच्चे को बात सुनाने की कोशिश करें और इसी तरह करें कि बच्चे को ऊंची आवाज़ पे जाने से पहले पहले आहिस्तगी से आप बात करके उसी में बात मनवाने की प्रैक्टिस करें। आठवां पॉइंट था हमारा कि बच्चे को बार बार चांस ना दें कि लो जी मैंने एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, 3 बार कह दिया, ये नहीं होना चाहिए। तो आइडियल वे क्या है कि बच्चे को आपने सिर्फ एक बार कहना है और अगर वो वाला काम नहीं करता तो उसके साथ कोई ना कोई पनिशमेंट फैक्टर होना चाहिए, तब बच्चे को ये एहसास होगा कि अगर मैंने ये काम फ़ौरन करूँगा तो उसका ये फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ फिर ये वाला नुकसान जो हो जाना है फिर, तो बच्चे में एक कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करने की एबिलिटी पैदा होती है। तो बच्चा समझ जाता है कौन सा काम जो है हमें ये वाले काम जो है अब्बा जी की बात माननी है, अम्मा जी की बात माननी है, वरना नुकसान है। ठीक है जी। 9th पॉइंट है हमारा कि बच्चे को ना थोड़ा सा हमने एहसास दिलाना होता है कि बच्चा गॉड गिवन जो अथॉरिटी है ना उसे माने। देखें अल्लाह ताला की तरफ से कुछ अथॉरिटीज़ दी गई हैं, मिसाल के तौर पे वालिदैन की बात बच्चे ने माननी है, ठीक है, उसमें ये हो सकता है बच्चा प्यार और मोहब्बत के साथ जो है वो कुछ चीज़ें डिस्कस कर ले, वो एक अलग मैटर है, रिस्पेक्ट उनकी करनी है, ठीक है। तो ये बच्चे में ये वाली सेंस डेवलप होनी चाहिए, और वो कैसे होगी, उसका आइडियल वे ये है कि बच्चे को ये चीज़ें उसके विजन में लेकर आएँ, ऑब्जर्वेशन में लेकर आएँ। मिसाल के तौर पे कि बेटा ये देखें, ये आपकी दादी माँ है, ये मेरी अम्मा जान है, देखें मैं इनकी बात हमेशा मानता हूँ,
बच्चे को भी एहसास दिलाएं कि देखें बेटा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वालिदैन की रिस्पेक्ट करने का, देखें मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बच्चे को नजर आए कि अब्बा जी भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बच्चे को महसूस हो कि अब्बा जान जो हैं वो वाकई अपने अब्बा जान की बात बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं और उनकी बात मानते हैं। अगर बच्चा ये देखेगा वो तो अपने अब्बा जी की बात सुनता ही नहीं है, अपनी अम्मा जी की बात को किसी खाते में ही नहीं गिनते और हमसे ही उम्मीद रखते हैं कि हम अपने अब्बा जी की बात को माने, तो ये एक सेंस ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ये कन्फ्यूजन से बच्चे को निकालें और बच्चे को आपने क्या करना है, बच्चे को कोशिश करें कि उसकी जो है ना ऑब्जर्वेशन में लेकर आएँ और कुरान पाक से खोलें। देखिए आप खुद भी कुरान पाक पढ़ें और बच्चे को भी दिखाएं कि बेटा ये देखें ये हैं, जहाँ पे सूरह फुरकान है अल्लाह ताला ने यहाँ पर हुक्म दिया हुआ है, सूरह बनी इसराइल है अल्लाह ताला ने देखो कितने वाज़ेह तौर पे हुक्म दिया है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है, अपने वालिदैन के साथ रिस्पेक्टेबल वे में उन्हें ट्रीट करना है। उन्हें बताएं कि बेटा ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला वाक़या देखिए कि उनके अब्बा जान चाहे वो बुत फरोशी करते थे, वो बुतों का कारोबार था, जो भी था उनका सिस्टम, लेकिन फिर भी उन्होंने बात को अगर माना नहीं भी है ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की, लेकिन ट्रीट उन्हें बड़े प्यार से किए, बड़े एहतियात से, अब्बा जी की रिस्पेक्ट को चैलेंज नहीं किया। अगर गलत डिसीजन था उन्हें माना नहीं है जस्ट, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट फिर भी की है। तो ये जब आप बच्चे को ये एहसास दिलाएंगे, बच्चे को ये याद दिलाएं कि बेटा कुछ जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से अथॉरिटीज़ दी गई हैं, तो वो हमने उसे एक्नॉलेज करना होता है। तो अब्बा जी की बात है तो उसे अल्लाह ताला ने अथॉरिटी दी है, तो हमने उस अथॉरिटी को ऑन करना है। हम भी मानते हैं क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है, हमें कोशिश करनी है अल्लाह ताला हमसे नाराज़ ना हो जाए। तो बच्चे को ये एहसास हमने दिलाना होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो अथॉरिटी है उसे हमने चैलेंज किसी सूरत में नहीं करना और अल्लाह ताला का हुक्म है, लिहाजा हमने ये वाला काम करना है। जब बच्चे में ये सेंस डिवेलप हो जाएगी कि अल्लाह ताला का हुक्म है, तो खुद ब खुद आप देखिएगा कि बच्चा जो है वो अल्लाह ताला के अहकामात की वजह से सही रास्ते पर चल पड़ेगा, इंशाल्लाह आपकी बात मानना शुरू कर देगा। 9 पॉइंट्स हो गए। 10th और लास्ट पॉइंट है आज का, वो है कि कोशिश करें बच्चे को एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन दें। बाज़ औक़ात होता ही है कि ये हमारी गलती होती है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं बेटा ऐसा करो कि जाके फौरी तौर पे दांत साफ करो, उसके बाद जनाब हाथ मुंह धो के आओ, उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करके आप आके सो जाओ। तो ये इतने सारे काम जो हैं जब कहेंगे तो कोई ना कोई चीज़ रह जाएगी, हर बार कुछ ना कुछ रह जाएगा, या बाज़-औक़ात इंस्ट्रक्शंस वैसे ही क्लियर नहीं होती। एक तो बाज़-औक़ात तो होता है एक से ज़्यादा होती हैं, बाज़-औक़ात इंस्ट्रक्शंस वेग होती हैं, क्लियर नहीं होती। मिसाल के तौर पे बेटा खाना जो है ना हमेशा सिर्फ मुँह बंद करके आपने खाना है। अब क्या वो अगर नवाला भी मुंह में डालने लगा तो मुंह तो खुलेगा, लेकिन हम कहते हैं खबरदार, तो अब वो बच्चा कंफ्यूज होता है मैं खाऊं फिर कैसे। तो प्लीज आप देखिए, आप ये कह सकते हैं बेटा मुंह में से आवाज नहीं आनी चाहिए, खामोशी के साथ खाते हैं ना, तो ये ठीक है, बच्चा मुंह में से आवाज नहीं आनी चाहिए, तो कोशिश करें जब खा रहे हो तो मुंह बंद रखा करें उस वक्त, तो प्यार से मोहब्बत से क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने की कोशिश करें। और एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन, आप फॉर एग्जाम्पल बच्चे को कहना चाहते हैं बेटा प्लीज इस वक्त जो है ना आपका टाइम हो गया होमवर्क का, लीव एवरीथिंग और अपने होमवर्क को करना, बेटा अपना होमवर्क करना है। अच्छा फलां काम है, अच्छा बेटा अब ये वाला जो टाइम है ये नमाज का है, चलें बेटा सब कुछ छोड़ें, सब मिलके जो है ना नमाज पढ़ते हैं। जब बच्चा देखेगा, वो एनवायरनमेंट देखेगा, एक कंसिस्टेंट मैसेज जा रहा है बच्चे के लिए, तो हमने क्या करना होता है, इस तरह से बच्चे को क्लियर और कंसिस्टेंट मैसेज दीजिए, और उसके बाद इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बच्चे के लिए उन चीज़ों पर अमल करना आसान हो जाता है। बच्चा हर बार आपकी बात को ना मानने के लिए नहीं इग्नोर करता, बाज़ औक़ात उस बेचारे को समझ नहीं आ रही होती। तो हमने क्या करना है कि बच्चे की बात को समझना है, उस पर खुद से अमल भी करना है कि हमने किस तरह से बच्चे को समझाना है, बच्चे को कन्फ्यूजिंग किस्म की इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी। तो जनाब ये था आज का हमारा सेशन, और उम्मीद है कि आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो कोशिश कीजिए प्लीज़, जो बॉटम लाइन है ना, जो चीज़ भी आप चाहते हैं ना कि बच्चा उस पर अमल करे, अब्बा जी पहले खुद उस रवैये को अपना लें, अम्मा जान खुद उस रवैये को अपना लें। आप चाहते हैं बच्चा गाली गलोच ना करे, तो आपकी ज़ुबान से गाली गलोच नहीं होनी चाहिए। और अगर बच्चा जो है वो एनवायरनमेंट में से कहीं से खुदा न खासा उसने कोई गाली सीखी है, तो बच्चे को बताया बेटा आपने कभी मेरी ज़ुबान से गाली सुनी है, बेटा ये तो बात ही बहुत गलत है, बेटा ये तो अल्लाह ताला पसंद नहीं करते, बेटा ये तो बात कोई भी अच्छा नहीं इसे समझता, देखिए मैंने भी कभी गाली नहीं दी, आपकी मामा ने कभी गाली नहीं दी। तो ये बच्चे के लिए एक जो है ना बड़ा ही पावरफुल मैसेज आएगा कि ये बात गलत है, बच्चा खुद ब खुद जो है ना वो इंशाल्लाह वो चीज़ छोड़ देगा। लेकिन प्लीज़ कोशिश कीजिए अपने रवैये में जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो लाजमी कीजिए, और उसके बाद जो है बच्चे के लिए एज अ रोल मॉडल अपने आप को प्रेजेंट करें। तो इंशाल्लाह बच्चा जो है जब वो आपको देखेगा तो बच्चे को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमने इंशाल्लाह बात माननी है। तो जी दुआओं में याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट जो सेशन है वो इंशाल्लाह
जूम पे जो डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक आ रहा है, जो कि 20 मिनट के लिए इंशाल्लाह ये लिंक एक्टिव रहेगा और उसके बाद ये लिंक जो है वो फिर एक्सपायर हो जाएगा। तो आपने उस पर क्लिक करके हमारे साथ लाइव जूम में आप हमसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और जैसे इंशाल्लाह ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है उसके बाद इंशाल्लाह हम इसे यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये जो अनमोल नेमत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें नवाजा हुआ है, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जो अनमोल नेमत है, ये जो बच्चे हैं हमारे, इनकी भरपूर कदर करने की और इनकी बेहतरीन तर्ज पे इनकी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।